हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम पूजा वर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत किसी भाषा की वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक, मतलब वर्ण से लेकर वाक्य सेंटेंसेस के बनने तक की संपूर्ण संरचनाओं तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसमें हम कैसे शब्द बनते हैं, कैसे वर्ण बनते हैं, यानी वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, तो उस सारी संरचनाओं को हम पढ़ते हैं और नियमों को हम पढ़ते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। और इससे हमें भाषा के शुद्ध व सार्थक प्रयोग का ज्ञान होता है। इससे पता चल जाता है कि इस लैंग्वेज को कैसे बोलना है, कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे लिखना है कोई शब्द, ये सब उसमें आता है। अब देखिए व्याकरण का अर्थ क्या है। व्याकरण या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण क्या है? ये व्याकरण या विश्लेषण करने वाला शास्त्र है, और व्याकरण का शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को प्रकट या स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने, समझने की विधि हमें बताता है। इसके द्वारा क्या होता है, भाषा विशेष के विनियम स्पष्ट किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इससे हमें पता चल रहा है कि भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करना, कैसे उसे प्रोनाउंस करना है, कैसे उसे उच्चारण करना है, कैसे लिखना है, समझने की विधि, ये सब हम व्याकरण के अंतर्गत समझते हैं। और इसके द्वारा हमें भाषा विशेष के विनियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट व सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। और क्या होता है, व्याकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का वर्णन होता है इसमें। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका विशेष स्थान होता है। यानी हमारे हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में मेन क्या है? संज्ञा है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसी में जैसे पहला है हमारे पास है संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। ठीक है, संज्ञा का मतलब है नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति जिसका अस्तित्व है, यानी जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके होने की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जो है इत्यादि के नाम को ही हम संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अन्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का हमें पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। और इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है, एक ही शब्द है ये। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की हो सकती है? अर्थ के आधार पर, मतलब मीनिंग के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? वो संज्ञा जिससे हमें एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार की वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी की पूरी जाति का बोध हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कॉमन नाउन संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, यहाँ पे हम सभी घरों की बात करते हैं। जैसे पहाड़, नदी, शहर, जितनी भी नदी हैं, जितने भी पहाड़ है, जितने भी शहर है, पशु पक्षी, हम उन सब की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक। ठीक है, घर कहने से सभी तरह के घरों का घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ और नदी, इन सब का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थिति इस प्रकार से है। जैसे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में हम क्या पढ़ते हैं? मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, चाकू। ठीक है, ये पढ़ेंगे। पशु पक्षियों के नाम जैसे बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। जैसे पशु पक्षियों की हम पूरी की पूरी प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, भूकंप, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि, हिमालय,
हेमपात इत्यादि। और संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, ये सब। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों से हमें किसी एक ही वस्तु, ओनली सिंगल वस्तु, सिंगल व्यक्ति, सिंगल प्लेस, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का हमें पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, इसमें हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी स्थान की बात कर रहे हैं जिसका हमें प्रॉपर नाम पता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। जैसे फलों के नाम में आम, अमरूद, सेब, संतरा, हम इनका सिंगल नाम ले रहे हैं, ना कि यहाँ पे फल नहीं बोल रहे, सारे के सारे सेब, सारे के सारे फल नहीं बोल रहे हम यहाँ पे, इनकी जाति नहीं बोल रहे, इनका खुद का नाम बोल रहे हैं, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, इस तरह से। अब देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। जातिवाचक संज्ञा, कवि, कवि क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सूरदास, कवियों में सूरदास, हम सूरदास को ही पढ़ रहे हैं तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। स्त्री, कौन स्त्री, स्त्री तो सभी होती हैं, लेकिन जो राधा, हम बोलते हैं राधा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। नदी, नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक नदी की बात करें, यमुना, तो ये स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। ऐसे ही नगर, मुंबई, पर्वत में हिमालय एक्सेट्रा, ये सब हम पढ़ते हैं। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी संज्ञा शब्द जो, जिनसे हमें किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था, इन सब का पता चले। यानी कि इस वस्तु के गुण क्या हैं, डीमेरिट, मेरिट्स क्या हैं, दशा, सिचुएशन, फीलिंग्स एंड अवस्था, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें गुण के अर्थ में, गुण मतलब सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, कोई सुंदर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, इंटेलिजेंट है, तो ये उसका गुण हो गया, तो इस गुण को हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अवस्था, अवस्था यानी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, इसको, अवस्थाओं को भी हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। दशा के अर्थ में, यानी कोई उन्नति कर रहा है, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, या फिर भाव जैसे मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि, ये सब भाव हैं हमारे, और इसे ही भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और क्या होता है, इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, ठीक है, यानी विशेषता क्या है, भावों की विशेषता क्या है, ये पता चलती है। और ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं, देखिए, एक होती है स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, दूसरी परतंत्र। स्वतंत्र में क्या होता है, इसमें हम ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या यानी नफरत, द्वेष यानी किसी से बैर, सुख दुख, लोभ इत्यादि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें, इन्हें वाक्यों में हम स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर सकते हैं, मतलब ये जैसे हैं एज इट इज, ऐसे कैसे हम इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। परतंत्र, ठीक है, लेकिन परतंत्र में क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में, ये जो भी हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, इनके पीछे हम क्या करेंगे, आव, अन, ई, ता, तव, इन, आई इत्यादि ये प्रत्यय और जोड़ देंगे। इन्हें ही परतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जब हम इनमें ये प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे अपना, ये अपना यहाँ पे कोई शब्द है, इसमें हमने तव जोड़ दिया तो ये हो गया अपनत्व, ठीक है, तो ये परतंत्र संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, और हम इनको ऐसे ही यूज करते हैं उसमें, जैसे लिखा प्लस ई, लिखाई इत्यादि। ओके, ये देखिए भाववाचक संज्ञाओं का विशिष्ट परिवर्तन कैसे किसमें चेंज हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे मनुष्य है, अब इसका भाववाचक हम इसमें तव या ता जोड़ के बना देंगे, मनुष्यता या मनुष्यतव, ये हो गया जी भाव, ठीक है। अब यहाँ पे है लड़का,
ये हो गया किसी जाति, मतलब ये जातिवाचक हो गया। लड़क में हमने जोड़ दिया पन, ये हो गया भाव, भाव हो गया ये। पुरुष, पुरुष तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें हम तब जोड़ देंगे पुरुषत्व, भाव बन गया। नारी, नारी में नारीत्व, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब आता है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। व्यक्तिवाचक जैसे राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम में तब जोड़ दिया रामत्व, ये बन गया भाववाचक संज्ञा। रावण, रावण में तब जोड़ दिया रावणत्व, भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक से हमने भाववाचक संज्ञा में बदल दिया इसको। ऐसे ही शिव से शिवत्व, रुरु से रुरुत्व, ये सब है। आगे है सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। देखिए सर्वनाम में हो गया अपना, इसको भाव बना देंगे हम पन या त्व जोड़कर, अपनत्व या अपनापन, ठीक है। अहन, अहम के पीछे हमने जोड़ दिया कार, ये बन गया अहंकार, ये भाव बना दिया हमने। ऐसे ही मम से ममत्व या ममता, निज से निजत्व, इस तरह। विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा जैसे कठोर, ये क्या है, कठोर क्या विशेषता है, ता और जोड़ दिया कठोरता, ये बन गया भाव। चौड़ा, चौड़ाई, वीरता, वीरत्व, यानी क्या है, हम किस विशेषता, सर्वनाम, क्रिया, इन सब से क्या कर सकते हैं, हम इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्रिया से भी देखिए जैसे घबराना, घबराना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसको भाव आहट, इसमें आहट और जोड़ दिया, घबराहट हो गया, ये भाव बन गया हमारा। पढ़ना क्रिया है, लेकिन पढ़ना, पढ़ना के साथ हमने जोड़ दिया ई, पढ़ाई, ये बन गया भाववाचक संज्ञा। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे अव्यय, ये शब्द है दूर, दूर में हमने ही मिला दिया दूरी, नीचे से नीचाई, ठीक है। निकट, निकटता, समीप, समीप्य, इन सब का हमने क्या किया, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया इन्हें। अब चौथा हमारे पास क्या है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह से ही परिवर्तित हो रहा है, यानी किसी जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समुदाय यानी समूह के बारे में हमें पता चले, उसके बारे में पता चले, उन्हें क्या करते हैं, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, जैसे क्लास हो गया, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, वर्ग, टीम। इसमें क्या होता है, कोई ना तो कोई विशेष जाति होती है, ना कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुट के काम कर रहे हैं, वो समूह बना रहे हैं, ठीक है। और उस समूह का जो नाम होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं के समूह जैसे कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा, ताश, टी सेट, ये सब भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब पांचवा हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी लिक्विड, यानी जिन शब्दों से हमें किसी ऐसे पदार्थ, सामग्री या फिर द्रव्य यानी लिक्विड किसी चीज़ का पता चले, जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन। देखिए जैसे धातु, जितनी भी हमारी मटेरियल्स हैं ठोस, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन तोल सकते हैं, ठीक है। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल इत्यादि, इसे भी गिन थोड़ी सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। गैस या पदार्थों के नाम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, धुआं इत्यादि, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब हम करेंगे संज्ञाओं के विभिन्न प्रयोग, यानी क्या यूजेस हैं, प्रयोग कैसे करते हैं हम संज्ञा का। जैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में, यानी जो जातिवाचक संज्ञा है उसे हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, उसे जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा वो बन जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, गांधी जी देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। यहाँ पंडित जी
और गांधी जी, ये शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति विशेष ही तो हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक हो गए हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ठीक है, सिंगुलर में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना बताता, तो उस व्यक्ति के गुण या दोष वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में बताती है, ठीक है, तो तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक ना रहकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन उसके सत्य और निष्ठा के गुण को प्रकट करने से क्या हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब उसे एक आदमी के गुण बहुत सारे लोगों के से मिलते जुलते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं रही वो बात, वो क्या हो गया, जातिवाचक बन गई। जैसे हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, तो यहाँ पे जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों के बारे में बताती है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक, भाववाचक एवं समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग। जातिवाचक के रूप में द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इन सब संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, यानी ये भी सिंगुलर में ही होती हैं। उसका कारण ये है कि इन्हें बहुवचन के प्रयोग में रूप में प्रयोग किया तो क्या होगा, सभी जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ तेल बिकता है, उपर्युक्त उदाहरण में तेल का एक वचन में प्रयोग किया गया है, इसीलिए तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। वहाँ अनेक प्रकार के तेल बिकते हैं, उपर्युक्त उदाहरण में क्या हो रहा है, तेल का बहुवचन में प्रयोग किया गया, इसीलिए तेल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राहुल की चोरी पकड़ी गई, इसमें चोरी का एक वचन में प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये चोरी क्या है, भाव है, एक वचन में है ना, तो ये भाव हो गया। लेकिन दिल्ली के वसंत कुंज में कई चोरियाँ हुई, ये भाववाचक ना हो गया, ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि चोरी का बहुवचन में प्रयोग हुआ है ना। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस यानी जो वाक्य है वो एक वचन है या बहुवचन, उसी प्रकार से संज्ञाएं बदल जाती हैं। सेना युद्ध के लिए तैयार है, इसमें उदाहरण में सेना का एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए ये सेना क्या है, समूहवाचक। फिर है, सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, किसी एक सेना में थोड़ी हुआ है, बहुत सारी सेनाओं में हुआ, तो हमें क्या पता किस में हुआ, तो उदाहरण में सेनाओं को बहुवचन में प्रयोग किया गया, इसीलिए सेनाओं, इसका जातिवाचक संज्ञा इसको बोला जाएगा। ये डिपेंड ऑन द सेंस, कि किस सेंस में ये बोला जा रहा है। अब देखिए, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, जहाँ विशेषण के साथ विशेष्य का अभाव हो, यानी विशेषण के साथ विशेष्य नहीं हो वहाँ पे, तब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे राम बहुत अमीर है, विशेष्य क्या है, राम, विशेषण क्या है, अमीर। राम की विशेषता क्या है कि वो अमीर है। गरीबों की सहायता करो, यहाँ पे गरीब क्या है, ये संज्ञा के लिए यूज हुआ, तो ये यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ गरीबों शब्द से समस्त गरीब व्यक्तियों का बोध हो रहा है, जितने भी गरीब हैं। क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के स्थान पर हो, यानी हम क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं कहाँ पर, संज्ञा के स्थान पर, तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे हंसना, ये हंसना क्या है, क्रिया है, लेकिन हमने इसे संज्ञा के स्थान पर यूज कर दिया, ये हो गया क्रियार्थक संज्ञा। दौड़ना अच्छी बात है, ये दौड़ना भी यहाँ पे क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा। अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में, अवयव जैसे कि वाह वाह, हा हा, हाय हाय, इसका प्रयोग कभी कभी संज्ञा के रूप में होता है। जैसे क्यों हाय हाय कर रहे हो, मोहन के जीतने के बाद वाह वाह हो रही है, तो ये वाह वाह या हाय हाय, ये जो है, ये से संज्ञा कहते हैं इन्हें भी। जैसे हाय हाय तथा वाह वाह विस्मयादि
अवयवों का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी में ही लिंग के बारे में। तो लिंग है क्या? लिंग शब्द क्या है? ये संस्कृत भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, सिम्पटम। यानी जिस चिन्ह के द्वारा ये जाना जाए, ये पता लगा जाए कि अमूक शब्द, यानी जिसके बारे में कुछ नहीं पता, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे हम लिंग और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अन्य शब्दों में यानी संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों की जाति का बोध होता है। ठीक है। और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, कुत्ता, शेर, पेड़, नगर इत्यादि। ठीक है। यहाँ पे लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व यानी वो यथार्थ जिनका कोई मीनिंग भी निकल रहा है, आई थिंक। ओके। और फिर पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। ठीक है। यानी ये जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, लेकिन कल्पित में क्या होता है, ये इनको हम ऐसे ही बोल देते हैं, यानी शब्दों की प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। अब इसमें दूसरा है स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो, यानी हमें पता चले कि ये स्त्री है, ये है, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय ये क्या है? यथार्थ स्त्रीत्व, तथा लता और पूरी ये सब क्या है? कल्पित स्त्रीत्व का बोध है। हिंदी में लिंग निर्धारण। अब हिंदी में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है? ये 3 प्रकार से किया गया है। पहला रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। जिसमें पहला है रूप के आधार पर, यानी रूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बनावट, स्ट्रक्चर क्या है उसका, यानी शब्द रचना में प्रत्यय और स्वर के प्रयोग को बेस बनाकर, आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द में अकारांत शब्द, भाववाचक संज्ञाएं तथा कुछ प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए जैसे अकारांत शब्द क्या है इसमें? गौरव, चंद्रमा, कुत्ता, कपड़ा, समुद्र इत्यादि, ये पुल्लिंग है। भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में तव, ता, यव इत्यादि ये होता है ना, अपन, तव, गुरुत्व, सुंदरता, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। प्रत्यय शब्द जिनमें क्या होता है? में, पा, पन, आव, आवा, खाना प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय जुड़े होते हैं, जैसे दवा खाना, बचपन, मोटापा, बुलावा, जड़ाव इत्यादि। ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं रूप के आधार पे। और स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। देखिए अकारांत शब्द, इकारांत शब्द तथा कुछ प्रत्यय वाले शब्द क्या करते हैं? हमें स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताते हैं। जैसे अकारांत में क्या है? लता, कविता, उमा इत्यादि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। शब्द कवि, हानि, नदी इत्यादि, ये सब है ना, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कवि, रवि, हाथी, दही, पानी। ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द माने जाएंगे। और प्रत्यय शब्द जिन शब्दों के अंत में आई, दया, आवट, आहट, ता, ईमा आदि प्रत्यय जुड़े हों वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पढ़ाई, लुटिया, बनावट, घबराहट, मित्रता, लालिमा इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के है। अब है अर्थ के आधार पर। बहुत से शब्द अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, परंतु लिंग की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं। जैसे पुल्लिंग में दादा तो स्त्रीलिंग में दादी, पुल्लिंग में अध्यापक तो स्त्रीलिंग में अध्यापिका। ऐसे ही कवि, कवियत्री, लेखक, लेखिका, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, ये सब इसमें होते हैं। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों का उचित प्रयोग करने से ही वाक्य शुद्ध होता है। जैसे रूपा विद्वान है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि
विद्वान हमेशा पुरुषों के लिए यूज होता है। रूपा विदुषी है, ये सही वाक्य है, बिकॉज विदुषी विदुषी महिलाओं के लिए यूज होता है। रेखा अच्छी कवि है, रेखा कवि थोड़ी है, वो तो कवित्री है। कवि तो पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है, जैसे रेखा अच्छी कवित्री है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी यूज करने के आधार पे लिंग के कितने प्रकार का क्या होता है उसमें। तो प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करने हेतु क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह और विशेषण को आधार बनाया जाता है, यानी इनके बेस पे पता किया जाता है कि ये लिंग है या नहीं है। जैसे सोहन अच्छा लड़का है, इसमें पुल्लिंग कौन है, सोहन है। रीमा अच्छी लड़की है, रीमा क्या है, स्त्रीलिंग है। यह विनय की पुस्तक है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। ये विनय का पेन है, ये पेन क्या है, पुल्लिंग है।